हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेली जीके टेस्ट में आपका स्वागत है। डेली जीके टेस्ट सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 2 है। डेली आपको हम जो है एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। डेली 8 बजे आपको ये वीडियो प्रोवाइड होता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। रेलवे, एसएससी, लेखपाल और टेट के एग्ज़ाम के लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए डिजिटल स्टडी। यदि आपकी कुछ क्वायरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपको स्क्रीन पर दी हुई है। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज पे हम जो है डेली जीके के क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करते हैं और यहाँ पर क्वाइज भी खेला जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है वो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि स्वीडन में स्थित है। अच्छा, किसके नाम पर दिया जाता है? कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल, जो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये दिया जाता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। अच्छा, किस किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है? तो याद रखिएगा, यह शांति के क्षेत्र में, लिटरेचर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और चिकित्सा और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, शांति पुरस्कार साहित्य में, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में और अर्थशास्त्र भी दिया जाता है। अच्छा, इस नोबेल पुरस्कार में दिया क्या क्या जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 14 लाख US डॉलर दिए जाते हैं। याद रखिएगा, 1.4 मिलियन US डॉलर और एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की बात चल रही है, डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये साल 1930 में दिया गया था। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हाँ, आपको एक से एक अच्छी जानकारी जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से ही मिलेगी। देखिए, आप जीएस ऐसे ही पढ़ सकते हैं यदि आप एक क्वेश्चन से उसके 10 क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बात नोबेल पुरस्कार की चल रही है, तो कितने इंडियंस को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैं कहूँगा कि 4 इंडियंस को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, यहाँ 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। आज किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था। उसके बाद 1998 में अमर्त्य सेन को, याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला था। और उसके बाद अंत में 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को ये शांति के लिए मिला था। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन से ऐसे 10 क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर दिखा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें। यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को बनाया जाता है। देखिए, आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं और ये नोट्स आपके बिल्कुल एकदम परफेक्ट होंगे। अच्छा, विश्व तंबाकू दिवस के रोधी दिवस क्यों मनाया जाता है? तंबाकू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि तंबाकू जो है वो गलत चीज़ है, ये जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। अच्छा, ये दिवस को जो है वो मनाने का सुझाव किसने दिया था? तो वो दिया था आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अच्छा, 2019 में जब मनाया गया था, अभी तो 31 मई आई नहीं है, तो 2019 में जब तंबाकू डे मनाया गया था तो उसकी थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो उसकी थीम थी, आप नोट कर लीजिए, तंबाकू एंड हेल्थ ऑफ लंग्स, यानी कि तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य। तो ये आपकी 2019 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये आपका है पुणे में। अब पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है पुणे। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि रासायनिक प्रयोगशाला की जो है वो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना शायद 1950 में हुई थी। याद रखिएगा, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला दक्षेस या फिर सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए, पहला दक्षेस या फिर सार्क सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। काठमांडू क्या है? ये नेपाल की कैपिटल है।
अब देखिए इस बात सार्क की चल रही है, तो सार्क से आपको पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक बार और सुन लीजिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ये एक जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, एशिया के दक्षिण एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, उनका ये समूह है, एक संगठन है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश की कैपिटल है। तो देखिए इसमें कितनी कंट्री आती हैं ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट टर्म्स आपका ये भी यहाँ पर हो सकता है। सार्क की फुल फॉर्म आपको बता दी। स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1985 में है और हेडक्वार्टर इसका ढाका यानी बांग्लादेश में है। सार्क की कंट्री आती हैं, इसमें कुल मिलाकर 8 देश आते हैं। 8 देश कौन कौन से हैं? अपने पड़ोस से स्टार्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। एक बार और सुन लीजिएगा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। इस प्रकार से ये 8 कंट्री सार्क के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा, WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल, अभी हाल ही में इनका ये मनाया गया है WHO डे, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर पूछा है तो ये जेनेवा में है। अच्छा, जेनेवा कहाँ पर है? तो ये आपका स्विट्ज़रलैंड में है। याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड में है। ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा भी गया है। अच्छा, इसके इस समय हेड्स पूछे जा रहे हैं कि इसके हेड कौन है? तो उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। याद रखिएगा, टेड्रोस एडनॉम, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका, ये इसके हेड हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को और विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल अपना डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाता है। एक बात और याद रखिएगा कि विश्व तंबाकू डे जब पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिकमेंड किया था तो इसको 7 अप्रैल को ही मनाया गया था। उसके बाद में इसे 31 मई के लिए इसका दिन निर्धारित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि हाउ मेनी स्पोक्स इन इंडियन नेशनल फ्लैग? तो देखिए यह होती हैं आपका 24 तिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? ये सभी को पता होगा, IISc, ये आपका स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, अच्छा बेंगलुरु कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अच्छा, जयप्रकाश नारायण का एक भारतीय राजनीति में एक अहम रोल है, इसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले जो है जयप्रकाश नारायण किसके कार्यकाल तक थे? देखिए इंदिरा गांधी का उस समय शासन था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इनके खिलाफ देखिए इनके कुछ फैसले थे ऐसे जिनका जो है ये जयप्रकाश नारायण जी विरोध करते थे। इनको भारत रत्न भी दिया गया, आगे बताऊंगा। तो 1970 में इमरजेंसी के बाद में इन्होंने जो है वो इमरजेंसी के समय में इन्होंने इसका विरोध किया था, तो सरकार का विरोध किया था और इन्होंने एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया था, वो था आपका संपूर्ण क्रांति। याद रखिएगा कौन सा आंदोलन चलाया था जयप्रकाश नारायण जी ने? संपूर्ण क्रांति नाम का इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जिसके कारण इनको यहाँ पर वो लोकनायक की उपाधि दी गई थी और इसका पुरजोर इन्हें समर्थन भी मिला था। उसके बाद में इन्हें 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भारत रत्न से नवाजा। ठीक है, भारत रत्न इनको दिया गया। तो ये है इनका पूरी हिस्ट्री। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनकी एक आत्मकथा लिखी गई है यानी बायोग्राफी लिखी गई है। अच्छा, वो बायोग्राफी लिखी किसने है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो वो लिखी है आपका डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, तो मैंने आपको ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? तो देखिए वर्ष 2020 चल रहा है और इस समय जो है वो ओलंपिक खेल हो जाने चाहिए थे, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ओलंपिक खेलों को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए? 2021
2021 तक के लिए जो है वो स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, 2020 के ओलंपिक होने कहाँ पर थे, तो ये आपका टोक्यो यानी कि जापान में होने थे। अच्छा, इससे पहले जो ओलंपिक हुए वो कब हुए हैं, तो इससे पहले जो ओलंपिक हुए हैं वो 2016 में हुए। कहाँ पर हुए, रियो डी जनेरियो में हुए हैं। तो इसके पहले वाला भी उसके बाद के वाला भी ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन ये आपका हुआ था ब्राज़ीलिया यानी कि ब्राज़ील की कैपिटल में, ठीक है। तो ये 11वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। अच्छा, कब हुआ था, याद रखिएगा 13 से 14 नवंबर के शायद, हाँ नवंबर के महीने में हुआ था। 13 से 14 नवंबर 2019 को हुआ था। अच्छा, ये ब्राज़ील की राजधानी में हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ब्रिक्स में जो है वो कितने देश शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स में जो है वो आपके 5 कंट्री होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये आप याद रखिएगा, उसके नाम में ही छिपा है BRIKS, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, इंडिया, और इसके बाद आता है आपका चाइना। देखिए यहाँ पर C होगा, ठीक है, K नहीं होगा, यहाँ पर C होगा, ब्रिक्स। तो यहाँ पर चाइना आता है, उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका। ये जो साउथ अफ्रीका टर्म है, देखिए इसका जो है नाम जो था पहले 2009 से पहले वो ब्रिक था, लेकिन 2009 के बाद इसमें साउथ अफ्रीका कंट्री जो है वो उसमें ऐड हो गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो याद रखिएगा ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। 11वां समिट जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी जो थीम थी वो थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी अभिनव विश्व के लिए आर्थिक वृद्धि। इन इंग्लिश में कहें तो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। 5 देश इसमें टोटल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे, तो देखिए 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 2020 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के दिन कौन थे इसके मुख्य अतिथि हमारे, तो वो थे आपके ब्राज़ील के प्रेसिडेंट। नाम क्या था, जायर बोल्सोनारो। भूल मत जाइएगा, जायर बोल्सोनारो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी के भी जो परीक्षाएं हुई मार्च में उनमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, वो 26 जनवरी के भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो देखिए सूरत जो है वो आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर नदी कर लिएगा, इसको गलत हो गया टाइपिंग में। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो ताप्ती नदी जो है वो सूरत की दरअसल बीच में से होकर बैठी है, किनारे पर नहीं है, बीच में से होकर बहती है सूरत के शहर के बीचों बीच से। अब सूरत की देखिए एक और बात आती है, सूरत कहाँ पर है, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है, भारत के पश्चिम में गुजरात में है। और एक और टर्म आता है कि 90% जो डायमंड का कारोबार है पूरे इंडिया में वो आपका सूरत में ही होता है। प्रसंस्कृत किए जाते हैं डायमंड, जितने बार डायमंड आपके यहाँ पूरे देश से निकलते हैं उनका यहीं पर जो है वो उनको साफ़ सफाई वगैरह उनको की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको डायमंड सिटी भी कहा जाता है, सूरत को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको आप जो याद करिएगा। और जितना भी जब तक लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में जो है ये आप मान के चलिए कि आपको जो है वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जितने में आपका समय नहीं मिला है वो आपको सब याद कर लेनी है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक ये जारी करता है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपका, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए UN की एक संस्था है, डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि जो के प्रकार के विकास के जो कार्यक्रम होते हैं, विकास के जो प्रोग्राम होते हैं उनके ऊपर जो ये इंडेक्स जारी करता है, सभी देशों की लिस्ट लिए जारी करता है। और इस बार जो लिस्ट आई है वो आई है 189th कंट्री की, 189th कंट्री की लिस्ट आई है और इंडिया का नाम इसमें जो है वो 129वां है। अच्छा, ये किसके आधार पर की जाती है, ये की जाती है आपका पर कैपिटल, मतलब कितनी इनकम है व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम में, ठीक है। उसके बाद GDP भी ऐसा कुछ देखा जाता है शायद इसमें, और भी कई सारी चीज़ें इसमें जो है वो देखी जाती हैं,
ठीक है। सतत विकास भी इसमें देखा जाता है। और इसमें देखिए सबसे टॉप कंट्री कौन सी है, वो आपका है नॉर्वे। याद रखिएगा नॉर्वे जो है वो सबसे टॉप कंट्री है, क्योंकि ये देखिए उत्तरी सागर से, इसका रीज़न क्या है, देखिए नॉर्वे जो है वो कई बार पूछते हैं कि ये छोटा सा देश है ये, लेकिन इतना जो सबसे ऊपर क्यों होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसका रीज़न ये है कि ऑयलिश कंट्री है। दूसरी बात जो है जो साउथ सी है, ठीक है, सॉरी नॉर्थ सी है, ये यहाँ से जो है कारोबार करते हैं और इनका कारोबार तो जो है सुगमता से यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इनकी जो है वो पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो विश्व व्यापार केंद्र। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर वहीं है जहाँ WHO का मुख्यालय है। कहाँ पर? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। जैसे ही आपको एक चीज़ आती है आप इसके रिलेटेड से सारी चीज़ें एकदम से रिवाइज कर लीजिएगा। WTO की स्थापना हुई थी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। WTO को मुख्यालय कहाँ पर है? वहीं पर है जहाँ पर WHO का मुख्यालय, यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का क्या नाम? देखिए फिलीपींस में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, टाइफून नाम के चक्रवात आते हैं, लेकिन जो प्रचंड चक्रवाती आया था वो जिसने सबसे ज़्यादा लॉस किया था वो था आपका बोफा। याद रखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर उठाकर यहाँ पर आपके लिए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है? क्वेश्चन है करंट अफेयर से। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर से। इसकी मेज़बानी पहले इंडिया के नाम थी, लेकिन अब यह सर्बिया के नाम है, ठीक है। याद रखिएगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी अब सर्बिया के नाम हो गई है, सर्बिया इसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो ये है आपका रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? अक्सर ये विवादों में रहती है और अक्सर जो है ये मीडिया में भी काफ़ी छाई रहती हैं। तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो हैं स्वाति मालीवाल। अक्सर यदि पूछ लिया जाए आपसे तो याद रखिएगा स्वाति मालीवाल जो है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं? तो देखिए 2012 में बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली महिला हैं अपनी बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सानिया मिर्जा इसमें हो नहीं सकता क्योंकि वो टेनिस की हैं और इन दोनों के नाम इसमें यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो साइना नेहवाल इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आज का, NCERT का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रीडर एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिलिंग कमेटी ऑफ एजुकेशन रीडर एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ इकोनॉमिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए NCERT की बुक्स आती हैं तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा NCERT की बुक्स आती हैं, ठीक है। वो जो भी आजकल जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो NCERT का ही है। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो नंबर 2। प्रैक्टिस आपकी सीरीज़ चल रही है, काफ़ी आपको लोगों का प्यार मिल रहा है दोस्तों। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, अपने व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर किया करें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।